कि ना तो अदलिया ने आज तक इंसाफ मुहैया किया हम लोगों को, ना इंतजामिया ने इस इंसाफ को देने के लिए या इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन का कोई काम किया। एक डिक्टेटर आया, उसने आकर 11 साल हम पर हुक्मरानी की। दूसरा डिक्टेटर आया, उसने हम पर हुक्मरानी की। तीसरा डिक्टेटर आया, उसने हम पर हुक्मरानी की। और इससे हटकर इन डिक्टेटरों में हमें इतनी खुशी मिली कि हमने एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी पैदा कर दिया और उसने भी फौजी कवानीन के तहत हम पर हुक्मरानी की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 4 दिन का किस्सा नहीं है, ये सालों की जदोजहद है। और सालों की जदोजहद पर मोहित हमारी ये तहरीक आज जवानी से ऊपर निकलने लगी है। लेकिन हमारे लिए रोज़ाना नई तकलीफ़ें और नई परेशानियां बना दी जाती हैं। आज मैं अगर पाकिस्तान के मारूज़ में रहते हुए मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा खित्ता जिसने पाकिस्तान के लिए हज़ारेवाल कौम से ज़्यादा कुर्बानी दी हो, वो सामने आए और हमें बताए कि उसने हज़ारेवाल कौम के लिए कुर्बानी दी है। ऐसा कोई खित्ता नज़र नहीं आएगा। ये इम्तिहान हमसे लिया गया कि सूबा सरहद में रिफरेंडम करवाया गया कि क्या तुम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हो या तुम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हो। तो हमने अपनी जानें सामने रख के हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम कायद-ए-आज़म के साथी बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तकालीफ इस खित्ते में हमने उठाई कि वो लोग जो इस पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ थे, जो इस पाकिस्तान को बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो इक़्तिदार में आ गए और इक़्तिदार में आकर हमारी नस्लों से भी इंतकाम लेना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज पाकिस्तान की हालत क्या है, इसको ज़रा मुलाज़ा करें। 1973 का आइन इसलिए बना था कि ये पाकिस्तान के लोगों को जोड़ कर रखेगा और ये पाकिस्तान में लोगों के साथ इंसाफ कायम करेगा और ये पाकिस्तान में जो है वो अमन और सलामती लाएगा। और हम सब ने मिलकर इस बात का अहद किया था कि ये हमारा मुत्तफ़िका आइन है और हम इस आइन पर चलेंगे। लेकिन इस आइन पे जो 3 इंस्टीट्यूशन कायम किए गए, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया, इन्होंने मिलकर इस पाकिस्तान की कौम को आगे लेकर जाना था और कोई तीसरा महकमा इसमें नहीं आता जो ये बात करे कि वो पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकता है। लिहाजा क्या हुआ कि ना तो अदलिया ने आज तक इंसाफ मुहैया किया हम लोगों को, ना इंतजामिया ने इस इंसाफ को देने के लिए या इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन का कोई काम किया, और ना ही इस पाकिस्तान की इस मुकन्ना ने ऐसा कोई कानून बनाया जो पाकिस्तान के लोगों के लिए हो। हम 1947 में आज़ादी के बाद हम मार्शल लॉ की लपेट में आ गए। एक डिक्टेटर आया, उसने आकर 11 साल हम पर हुक्मरानी की। दूसरा डिक्टेटर आया, उसने हम पर हुक्मरानी की। तीसरा डिक्टेटर आया, उसने हम पर हुक्मरानी की। और इससे हटकर इन डिक्टेटरों में हमें इतनी खुशी मिली कि हमने एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी पैदा कर दिया और उसने भी फौजी कवानीन के तहत हम पर हुक्मरानी की। आप बताएं कि इस मुल्क के इन 3 इदारों में मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया में किसी जगह किसी सिक्योरिटी के इदारे का नाम आता है? किसी जगह पर यह बात आती है कि फलां फौज का जर्नैल जो है वो आकर हम पर हुक्मरानी करेगा? हमने देखा कि यहाँ पर अवाम की हुक्मरानी के लिए जो आइन बनाया गया था
जिसमें डेमोक्रेसी को बनाया गया था, जो जमहूरियत के लिए बनाया गया था, वहाँ पर आकर उस जमहूरियत को लेस करके जो कहते हैं डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब बताएं इस कौम के लिए क्या किया गया? आज जो हुक्मरान हम पे बना, उस हुक्मरान ने जाकर वहां पर अपने लिए सब कुछ किया। इंग्लिस्तान की मिसाल आपको देता हूं, जिनकी बादशाहत पे सूरज गुरूब नहीं होता था, आज वो इंग्लिस्तान उन 5 ताकतों में शामिल है जो दुनिया के फैसले करते हैं, और उनकी पूरी हुकूमत के पास सिर्फ 86 गाड़ियां हैं। और आज पाकिस्तान की हुक्मरानों के पास सिर्फ मरकजी हुकूमत के पास 90,000 गाड़ियां हैं। मुझे बताएं कि ये किसके पैसे से खरीदी गई? मुझे ये बताएं कि इन गाड़ियों का पेट्रोल किसके वसूल किया जाता है? हम लोग इनका पेट्रोल पूरा करने के लिए अपना खून जलाते हैं, इनकी गाड़ियां जब चलती हैं। ये हमारे लोगों का खून चूसते हैं और ये अपने हुकूमतों को चलाते हैं। इनके प्रोटोकॉल और इनके आगे पीछे फिरने वाली गाड़ियां, इनके लिए इनके घरों की बिजली, इनके घरों की गैस, उसका बिल हम अदा करते हैं। मैं कहता हूं कि अब ये काम नहीं चलेगा। अब हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठाएंगे। तुमने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया हमसे, तुमने हमसे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं छीना, बल्कि हमारे आने वाली राहें भी महदूद कर दी हैं और मसदूद कर दी हैं तुम लोगों ने। हम अब इस बात को नहीं मान सकते। हज़ारा कौमी माज मुस्लिम कौमियतों की आवाज़ है। हज़ारा कौमी माज ये हर सूरत में कहता है कि पाकिस्तान में लोगों के साथ जो जुल्म होगा, हम उसके खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बनेंगे। हमारे मुलाजमों के साथ जो ज्यादती होगी, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हमारे मजदूरों के खिलाफ जो ज्यादती होगी, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान की अशराफिया को, पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ने और इसको चूसने की इजाज़त नहीं देते। क्या ख्याल है, ऐसा करने दोगे? नहीं। फिर ये याद रखो कि ये जो बेरूपिये कभी किस रूप में और कभी किसी तीसरे रूप में और कभी किसी चौथे रूप में यहाँ पर आकर इस कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं, और ये हमारे सलार जिनको हमने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है, वो सियासत करने लगे हैं। और सियासत में आकर वो क्या करते हैं, वो पार्टियां नई बनाते हैं। एक पार्टी कामयाब नहीं हो सकी, उन्होंने आज दूसरी कल बना दी। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को आईन पाकिस्तान ये इख्तियार देता है, वो उनको ये हक देता है कि उन लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। एक कानून के तहत एक ही तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। अपने कायदीन और बुजुर्गों रहनुमाओं की इजाज़त से हज़ारा कौमी माज की पिछला जो हमारा योम तासीस था, उसके ऊपर जो हमने ऐद किया था और जो ऐलानात किए थे अपने उस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, मैं वो एक जायज़ा रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 1 साल में हज़ारा कौमी माज बिल्कुल खामोश नहीं बैठी। हमने कुछ काम किए और अमली तौर पे मैदान में रहे, वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले क्रेडिट कोई भी ले, कोई सरोकार नहीं। हमें सरोकार इस हजारेवाल कौम जो 80 लाख हजारेवाल है यहाँ इस खित्ते में बसता है, उनके हुकूक के लिए जो हमसे जद्दोजहद बन पड़ती है, हम वो करने के कायल हैं और उसी के ऊपर साबित कदम है। शिमला इंटरचेंज के लिए हज़ारा कौमी माज के हमारे चेयरमैन जनाब काजी अजहर एडवोकेट साहब की रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में गई, उसके ऊपर फैसला आया। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया, NHA और दीगर डिपार्टमेंट्स को पाबंद बनाया। हुकूमत वक्त से एक टाइम फ्रेम लिया कि किस वक्त तक इसको आपने मुकम्मल करना है, वो सारी चीज़ें की। उसकी हमने रिपोर्ट की तशहीर भी की, जो हमारी रिट पिटीशन कबूल हुई और उसके ऊपर फंड एलोकेट किया गया। ये हज़ारा कौमी माज का क्रेडिट है कि इसने हजारेवाल कौम के लिए वो जो एक मुतालबा अब्ताबाद के बाशियों का था
तनावल के बिलखसूस लोगों का था, उसके ऊपर हज़ारा कौमी माज ने स्टेप लिया और तनावल इंटरचेंज के लिए हमने रिट पिटीशन पे कामयाबी हासिल की। एबटाबाद बोर्ड की मुंतकली, उस बोर्ड की मुंतकली जिसके लिए हज़ारा कौमी माज के कायदीन ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, 28 दिन तक एक एहतजाजी धरना दिया और यहाँ पे उस वक्त की गवर्नमेंट को मजबूर किया कि आप एबटाबाद बोर्ड की जो है वो कयाम का ऐलान करें। हमारी जदोजहद से बनाए गए उस एबटाबाद बोर्ड को, ये मैंने एबटाबाद बोर्ड की उस सीढ़ियों पे भी खड़े होकर ये कहा था कि जो हमारी कुर्बानियों से बोर्ड बना है, हम कुर्बानियां दे के जो बोर्ड बनाना जानते हैं, हम जानों के नजराने दे के उस बोर्ड को बचाना भी जानते हैं। और हमने ये साबित किया कि एबटाबाद बोर्ड की मुंतकली को हमने रोका और आज भी वो हज़ारा की आवाम की खिदमत के लिए एबटाबाद बोर्ड के, और मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही एबटाबाद बोर्ड के मुलाजमीन, उनकी यूनियंस के अकाबरीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये वही यकजहती का इजहार करने आए हैं कि हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ उन्होंने किया। उन्हें खैराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। एक बात है कि हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। ये जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, मैं उस वक़्त भी हज़ारा के तमाम बहादुरों से उनको जब नज़र मिला के देखता, मवाजना करता, तो उन बहादुरों को मुझे ये इमाम दिखाई देते थे। उस वक़्त भी हज़ारा के बहादुरों की इमामत इनके पास थी और अल्हम्दुलिल्लाह जितने सरबरा हज़ारा कौमी महाज के बने हैं, उस मिशन के ऐसे ज़िंदा रखा कि इनकी बहादुरी को कोई भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके मुकाबल नहीं आ सका। वो हालात जैसे भी हों और उनमें इनका डट के रहना, यही इनकी खूबी थी। और हज़ारा के लिए जब दिया जलाया मेरे कायद मरहूम मोहम्मद आसफ मलिक, मुझे हैरत होती है। मैं उन्हें मरहूम नहीं कहता, वो अभी जिंदा हैं। ये महफिल में हर बंदा उनका जिक्र कर रहा है। जो लोग मर गए उनको घर वाले भी भूल चुके हैं। ये लोग हमेशा से जिंदा थे, जिंदा रहेंगे, अब भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। कभी कभी कौमों में पैदा होते हैं। मैं उनके हौसले और उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये जो हज़ारा की तहरीक है, हज़ारा कौमी माज की तारीख है, मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो 1947 में भी दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। और उसके बाद ये जो हज़ारा सुबह हज़ारा की जदोजहद है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी जदोजहद है कि हज़ारे के अवाम के हकूक़ की ये जदोजहद है। और इस जदोजहद में मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने जो किरदार अदा किया और अब जो हज़ारा कौमी माज किरदार अदा कर रहा है, उसी की जदोजहद के सिलसिले में हज़ारा यूनिवर्सिटी मारज़ वजूद में आई, फिर बोर्ड और फिर हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी। हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में जिस तरह अबरार अब्बासी साहब ने मारूज़ात पेश की हैं, मैं भी उनकी तइद करता हूँ। और अब सूरत हाल ये है कि हज़ारा कंपनी का जो ही नोटिफिकेशन हुकूमत ने किया, उसके बाद आप तस्बीयत की इंतहा देखें कि हज़ारा पेशावर की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करके वहाँ स्टे ले लिया। और अब भी 24 तारीख है, बहुत सी तारीखें हम गुजार चुके हैं और अब 24 तारीख को फिर जो है वो स्टे के ऊपर आर्गूमेंट्स हैं। मैं और काजी साहब अमूमन जो है ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, उसमें अमूमन काजी साहब और हमने हमेशा जो है हज़ारे के हकूक़ की बात की है। और अब भी मैं आप सबसे मुल्तमस हूँ कि हज़ारा कंपनी जो की रस्ते में जो रुकावटें हैं, हज़ारा कौमी महाज के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब से ये अपील करता हूँ कि आप सब हज़ारा कंपनी की जदोजहद में हमारा साथ दें, ताकि ये हज़ारा कंपनी का जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें जो रुकावटें हैं वो रुकावटें जल्द अज जल्द दूर करके जो BOD की मीटिंग करके चीफ एग्जीक्यूटिव का क़याम अमल में लाया जाए और हज़ारा कंपनी
का जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद किया जाए। मैं आखिर में मलक आसफ साहब की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ और इन्हीं मारूज़ात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।